अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना? अब इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं? तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक्स बार की वैल्यू टी में ऑलरेडी दिख रही है ना? एक्स बार अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इसमें आपको दिख रहा है ऑलरेडी, है ना? तो इसमें क्या करते हैं, जो टी बार आपको दिख रहा है बेटा, इसमें देखो आपको अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा-सा उसको अरेंज कर देता हूँ। अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ना बेटा? और देखो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 दिख रहा है ये? ऐसे बन जाएगा टी, ना? तो ये आपका क्या बन गया, एक्स बार, ना? एक्स बार अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बन गया। हाँ बेटा। अब एक चीज देखिए इसमें, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 के फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन टी अल्फा प्लस 1, ना? इसको ना इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है? अब यहाँ से ये आपका ये मिल गया, और ऑलरेडी यू हैव एक्स बार इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना? और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स बार, ओके? ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया, है ना? हाँ, हाँ, इसको इसको प्लस 1 क्या बेटा, इसको ना आप वो कर दो, क्या कहते हैं, क्या करेंगे, दोनों साइड प्लस 1 कर दोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना बेटा? तो दोनों में अ, हम चलो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इन इक्वेशन इक्वेशन सेकंड ऐड 1, है ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस वन, ना? तो ये इक्वेशन थर्ड मान लो, तो ये आपका इक्वेशन थर्ड और आपका इक्वेशन बेटा फर्स्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना? तो नाउ, हाँ नाउ, या फिर आप डायरेक्टली लिख ही लेते हैं, क्या डायरेक्टली आप लिख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, एक्स बार अपॉन टी अल्फा प्लस 1 अल्फा अपॉन एक्स बार प्लस 1, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा आपको क्या क्या मिल जाता है, एक्स बार अपॉन टी अल्फा, है ना, प्लस एक्स बार अपॉन टी एक्स बार अल्फा अपॉन एक्स बार प्लस 1, है ना? तो अल्फा वाली वैल्यू हम लोग बेटा क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे, है ना? तो एक साथ ले लेते हैं अल्फा वाली, तो हमको देखिए क्या मिल जाएगा, एक्स बार अपॉन टी अल्फा, इसको इधर लेके आते हैं, अपॉन एक्स बार, ये पहले इसको ऐसे अभी अल्फा के साथ लिखते हैं ना, दिस वन 1 माइनस एक्स बार अपॉन टी, तो यहाँ से आपका अल्फा आपका कॉमन हो गया, एक्स बार अपॉन टी अपॉन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार अपॉन टी। हाँ, तो यहाँ से बेटा इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, है ना? तो ये आपका एक्स बार स्क्वायर और ये टी बन जाएगा, ये टी एक्स बार, है ना?
इसको भी हम लिखते हैं टी माइनस एक्स बार अपॉन टी। ठीक। हाँ बेटा। तो यहाँ से देखो, ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बेटा अल्फा कैप मिल मिल के क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स बार टी माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार स्क्वायर माइनस टी। ये मिल जाएगा बेटा देखो। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक ना। इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फोर। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसमें रख देंगे, अपने पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड दिख रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोगों को दिख रहा है साफ साफ, ये दिख रहा है। तो हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं ना। पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले हम लोग अल्फा कैप की वैल्यू यहाँ पे जो निकाले हैं उसको लिख लेते हैं। अल्फा कैप की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाले, एक्स बार माइनस टी, नहीं टी बार माइनस एक्स बार, नहीं टी माइनस एक्स बार है ना। ये पहले टी माइनस एक्स बार ये पहले लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस टी है ना। फिर अपने पास हम लोग जानते हैं कि हमारे पास रिलेशन है ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, नहीं अल्फा अपॉन एक्स बार है ना, अल्फा अपॉन एक्स बार ये वाला रिलेशन होता है ना बेटा। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, बीटा चाहिए है ना। तो बीटा के लिए ये आपका इक्वेशन होता है और एक आपको अल्फा यहाँ से पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यहाँ से हमको बीटा मिल जाएगा। हाँ बेटा। तो बीटा आप जब कॉमन लोगे इसमें से, तो जैसे चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा अल्फा अपॉन एक्स बार है ना। तो अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स बार माइनस वन है ना। अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहें तो ये आपका बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा बीटा अल्फा वन माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, अल्फा की जगह आप क्या रख दो, ये पूरी क्वांटिटी रख दो है ना। तो बीटा कैप इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे, एक्स बार टी माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन एक्स बार स्क्वायर माइनस टी, और यहाँ पे हम क्या लिख दें, वन वन माइनस एक्स बार अपॉन दिस है ना बेटा, कैंसिल। तो आपका बेटा क्या बचा फाइनली, बीटा कैप आपको क्या मिला, बीटा कैप इज इक्वल टू माइनस एक्स बार वन एक्स बार अपॉन, ठीक। और ये आपका बेटा आ गया, क्या आ गया, बीटा का मोमेंट एस्टिमेशन है ना। हमारे अल्फा का भी आ गया और बीटा का भी आ गया। ठीक है। तो बेटा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें एम ओम चाहिए, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन चाहिए, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर चाहिए, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना। और कोई डिस्ट्रीब्यूशन
जिसमें डिफ़िकल्टी हो। हुँ, अच्छा, अच्छा। हुँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा ये सब डिस्क्रीट वाले में जैसे आपने सुना होगा डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म आप सुने हो डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म? एक्स-आई फॉलो यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म, है ना? डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म और इसमें बेटा पैरामीटर आपका एक होता है, अब इसका जो रेंज होगा जैसे कैपिटल एन मान लीजिए, है ना? तो इसका जो पीडीएफ लिखते हैं हम लोग, ये फॉर आई इक्वल टू 1 से एन आप सैंपल साइज़ ले लो मान लो, तो इसका जो पीएमएफ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन कैपिटल एन, 1 1 बाई एन कहाँ से कहाँ तक? 1 अपॉन कैपिटल एन, ना? और अदरवाइज़, ठीक है ना? तो इस तरह के बेटा जो आपका पीएमएफ है ना? ये जो पीएमएफ है, इसमें बेटा पैरामीटर आपका क्या होता है? डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन-सा है बेटा? हियर कैपिटल एन इज़ अ पैरामीटर, है ना? तो अगर हमें एन को एस्टिमेट करना हो यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट, तो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे बेटा? अब हाँ, चलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते हैं, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? यहाँ पे समेशन और 1 1 से एन ये होगा। तो तो ये हो जाएगा बेटा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे एक्स और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, है ना? तो इसको थोड़ा-सा और यहाँ पे लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स 1 अपॉन कैपिटल एन, है ना बेटा? अब यहाँ पे हाँ, 1 बाई एन आपका हम बाहर ले लेंगे, तो आपका केवल बचेगा समेशन एक्स से 1 अपॉन एन और एक्स, बेटा? तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स एक्स अगर 1 से एन हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ, एन प्लस 1 बाई 2 ये आपका होगा, है ना? तो ये एन एन से कैंसल हो जाएगा बेटा, तो आपका बचेगा क्या? 1 प्लस 1 बाई 2 ठीक ना? तो अभी आपके पास जो आपका पॉपुलेशन मीन आया वो ये आया, ठीक है ना? तो यू अब यहीं पे हम क्या करेंगे यूजिंग यूजिंग एम ओ एम एस्टिमेशन मेथड, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा एक्स बार एन कैप लिख देंगे आप, है ना? एन कैप लिख देंगे, तो यहाँ से बेटा आप वैल्यू निकाल लो। एन एन कैप इज इक्वल टू प्लस वन के साथ ही चलते हैं, है ना? तो यहाँ से हम लिखते हैं एन कैप टू एक्स बार माइनस वन। तो ये बेटा जो आपका एन का एस्टिमेशन आया बेटा एन कैप दिस इज फॉर द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन, है ना? अब जैसे एस्टिमेशन के आपके बहुत सारे तरीके हैं। आपने आपने एन का एमएलई भी निकाला होगा आपने, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी जानती होंगी निकालना, है ना? यहाँ पे बेटा एन का आप क्या-क्या निकाल सकते हो? एक तो एमओएम एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, है ना? और एमएलई एमएलई निकाल सकते हैं, है ना? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं, है ना बेटा? और जो है अ, और यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल सकते हैं। है कि नहीं? मतलब एन अगर आपका पैरामीटर है तो आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, है कि नहीं? आप कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकाल सकते हो, है ना बेटा? कंसिस्टेंट, अनबायस्ड इसमें आ ही गया। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ एस्टिमेटर अबाउट एन अब एन आपका पैरामीटर है तो अभी इनमें से हम कौन-सा वाला मेथड पढ़ रहे हैं? केवल मेथड ऑफ मोमेंट और इसमें दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर इज़ इक्वल टू एमएलई। दैट इज़ क्लियर?
This is not necessary. MOM is equal to MLE. Okay. Sometimes MLE is unbiased estimator, sometimes MLE is not unbiased estimator. But beta, method of moment always is an there is a property of method of there is a property of moment estimator method of moment estimation property of MOM estimator, which is very famous. The estimator of method of moment estimator, which suppose theta is a parameter, suppose theta is a parameter, and theta theta अगर नहीं लेके suppose t is a M estimator of theta, then expectation of t is equal to थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। अरे मैं मतलब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन की, मतलब आप कोई भी पैरामीटर, आप कोई भी जो मतलब आप जो कुछ भी एस्टिमेट करेंगे बेटा, उसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा, है ना? अब इसको ज़रा-सा हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि होता है या बस ऐसे ही, है कि नहीं बेटा? तो जैसे अभी हमने अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफ़ॉर्म ही था, ना डिस्क्रीट यूनिफ़ॉर्म था, ना पैरामीटर आपका n थे, ना बेटा? तो इसमें जो सैंपल साइज़ था वो हमने क्या लिया था स्मॉल n। तो हमने देखा यहाँ पे n का जो हमने एस्टिमेटर निकाला, वो निकाला 2x बार -1। तो एक बारी देख लेते हैं कि ये अनबायस्ड है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन ऑफ n कैप ये क्या हो जाएगा 2x बार -1, है ना बेटा? तो इसको हम लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार -1, ठीक ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार को थोड़ा-सा और ओपन कर देते हैं, 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 से xi -1, ठीक है ना? अब ये बेटा आपका हो जाएगा 2, ये आपका इसको अंदर लेके जाते हैं 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 से n एक्सपेक्टेशन xi -1, ठीक? तो अभी हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला था, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला था, तो क्या आया था? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 1 से n और ये आपका हो जाएगा n प्लस n+1/2 की ओनली n, ये आपका हो जाएगा n+1/2, है ना? और -1। और अब देखो बेटा ये जो आपकी क्वांटिटी है, जो दिख रही है n+1/2 और ये जो समेशन है, ये क्वांटिटी इसके लिए हो जाएगी कांस्टेंट, है ना? तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, तो इसको बाहर लेंगे, है कि नहीं? जब इसको बाहर लेंगे तो इस समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? n, क्लियर है? चलो पहले इसको बाहर ले ही लेते हैं ना, n+1/2 और यहाँ पे बचा आपका समेशन i दिस, ये बचा -1, ठीक है ना? अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ टू पहले 2 से कट जाएगा आपका, बचेगा क्या? n+1 अपॉन n, है ना बेटा? और समेशन की जगह पे क्या हो जाएगा? n-1, ये n से कट जाएगा, ठीक है? तो आपका बचेगा क्या? n+1 -1, ये आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचा? केवल n। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने प्रूव कर दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ई। ओके, अब देखो हम लोग मोमेंट पढ़ ही रहे हैं बेटा, तो इसमें एक हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि अ, जो है जब मोमेंट मोमेंट हम लोग इतना पढ़ ही रहे हैं, तो एक आपने सुना होगा एमजीएफ, सुना है आपने? इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन।
अब जब हम लोग मोमेंट इतना पढ़ ही रहे हैं, तो इसी बहाने थोड़ा-सा इसको हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है कि नहीं? हाँ। हाँ, अब देख लेते हैं मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन होता क्या है कि नहीं? लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ना रैंडम वेरिएबल फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स फॉलो मान लीजिए आपका ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है ना विद पैरामीटर थीटा देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देन mgf can be defined defined as कैसे डिफाइन होगा बेटा m x q is equal to expected value of t हाँ x है ना। अब इसकी खास बात क्या होती है बेटा ये अब जैसे इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख देते हो ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स और यहाँ पे क्या लिख देते हो टी एक्स है ना और ये आपका डी एक्स। तो ये बेटा आप मतलब आप जो देख रहे हैं इसमें जैसे जो इसकी वैल्यू आएगी अगर मान लीजिए अगर आपका बेटा ये डिस्क्रीट वेरिएबल है एक्स आपका मान लीजिए ना ये तो मान लीजिए कंटिन्यूअस की तरह लगा ना मान लीजिए अगर ये डिस्क्रीट कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका ये एक्स आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो एक्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ना तो ये एक्स का आपका रेंज होगा जैसे मान लीजिए कुछ ठीक है ना तो उस केस में आपका एमजीएफ कैसे लिखा जाएगा बेटा हाँ उस केस में हम कैसे लिखेंगे समेशन 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 एक्स इज इक्वल टू आपका जैसे यहाँ वन ले लिया है मैंने तो ये आपका रेंज हो जाएगा है ना टी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा पी एक्स ठीक है ना तो अब इसको हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं इसके पीछे कोई वजह होगी है ना बेटा हाँ तो ये क्या होता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या करता है कि मोमेंट को जनरेट करता है ना मोमेंट को जनरेट करता है तो चलो देख लेते हैं तो जो हम लोग समेशन वाला लिखे हैं बेटा समेशन वाला समेशन वाला जो हम लोग लिखे हैं उसको देख लेते हैं कि अ, कैसे मोमेंट जनरेट कर रहा है ना यक्स ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक है ना बेटा अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा मोमेंट कैसे जनरेट हो रहा है क्लियर तो अच्छा एक बात बताइए आपने आपने मैथमेटिक्स में एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स का फार्मूला पढ़ा है टी पावर टी एक्स का फार्मूला पढ़ा है क्या होता है टी एक्स टी एक्स का स्क्वायर टू फैक्टोरियल ना पढ़ा होगा ये क्यू थ्री फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे पढ़ा है कभी एक्सपेंशन होता है ना ई पावर एक्स का ऐसा देखा होगा कभी पढ़ा होगा है कि नहीं तो अब बस इसी ई पावर टी एक्स को इसमें रख देंगे क्लियर तो ये क्या हो जाएगा बेटा समेशन पूरा पूरा हम क्या करेंगे पूरे फंक्शन पूरे ई पावर एक्स की जगह पूरा हम यही रख देंगे है ना टी एक्स प्लस टी एक्स का होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल टी एक्स क्यूब थ्री फैक्टोरियल डॉट 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 है ना बेटा अब ये अब ऐसा चलता चला जाएगा ये इन्फिनिटी तक है कि नहीं बताइए यहाँ पे पी एक्स ठीक है अब अब पी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं ठीक है ना मल्टीप्लाई करा देंगे तो पहले आपको पी एक्स मिलेगा है ना बेटा फिर उसके बाद क्या मिलेगा टी एक्स पी एक्स मिलेगा ठीक है
फिर क्या मिलेगा देखिए, टी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर पी एक्स, है ना बेटा? और फिर क्या मिलेगा, टी क्यूब एक्स क्यूब पी एक्स, है ना? अब ये अगर आप ऐसे करते चले जाओ तो आपको पूरा मिल जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं इसमें, है कि नहीं? अब समेशन को बेटा क्या करो, अंदर लेके आओ, ठीक है? समेशन अंदर ले लेंगे जब, तो ये क्या मिलेगा, समेशन पी एक्स मिलेगा बेटा, है ना? और टी आपका, देखो टी आपका क्या होता है, एक कोई रियल नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो समेशन से बाहर आ जाएगा, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स पी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टी समेशन एक्स पी एक्स स्क्वायर पी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, टी क्यूब फैक्टोरियल 3, है ना बेटा? तो ये आपका समेशन एक्स क्यूब पी एक्स, है ना? अब ये आप क्या कर दो, उसके बाद डॉट डॉट। तो अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, है ना? क्योंकि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1 होती है ना? तो अब देखो ध्यान से आप देखो, ये आपके ये आपका ये आपका कैसा मोमेंट है बेटा? फर्स्ट मोमेंट है, और कौन-सा, रॉ मोमेंट, है ना बेटा? तो इसको आप लिख सकते हो न्यू1 डैश, क्लियर? और ये आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये सेकंड रॉ मोमेंट है ना बेटा? ये तो है आपका 2, और इसी तरीके से टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और मैं देख पा रहा हूँ ये भी आपका क्या है, रॉ मोमेंट है, वो भी थर्ड, है ना बेटा? ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो देख रही हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके फॉर्म में चेंज हो गया, एम एक्स टी इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये आपका, जैसे अगर आप देख रहे हैं ये सब क्या मिल रहा है आपको, मोमेंट मिल रहा है, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट मिल रहा है ना? तो ये आपका देखिए, म्यू 1 डैश टी स्क्वायर बाई 2 म्यू 2 डैश टी क्यूब फैक्टोरियल 3 म्यू 3 डैश ऐसे टी 4 फैक्टोरियल 4 म्यू 4 डैश ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना बेटा? देख रहे हो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसने क्या, इससे क्या जनरेट हो गया, मोमेंट जनरेट हो गए, है ना? देखो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, दैट इज व्हाई एम एक्स टी इज कॉल्ड एम जी एफ, ओके? और अगर आप इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, मतलब अगर समेशन फॉर्म में लिखना अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए आप समेशन यहाँ पे टी पावर आर म्यू, और यहाँ पे आर, है ना? और यहाँ पे फैक्टोरियल आर, वेयर आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? देखो आपका ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, है ना? तो अच्छा बेटा एक बात बताइए, आपने एक रूल पढ़ा होगा, हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जब, तो हमको कुछ मिलता है ना? आपने पढ़ा होगा, हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको कुछ मिलता है ना? तो मान लीजिए हमने डिफरेंशिएट किया, जैसे ये आपका जो ऊपर वाला है, ये पहले देख लेते हैं। तो आप पहले, चलो अच्छा एक्सप्रेशन पहले अच्छे से पहले पूरा वाला लिख लेते हैं ना, समेशन वाला। पहले पूरा ओपन करके लिख लेते हैं,
mxt is equal to 1 plus t mu1 dash t square factorial mu2 dash t cube factorial 3 mu3 कैप डॉट 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 डॉट, है ना बेटा? अब जैसे बेटा हमको फर्स्ट मोमेंट चाहिए, देखो अच्छा पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक बारी विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना? तो जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे बेटा तो क्या ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा देख रहे हैं? क्या बनेगा? म्यू1 डैश ना, और ये क्या बच जाएगा? टी म्यू2 डैश, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 टी स्क्वायर फैक्टोरियल 3, ऐसे ऐसे डॉट 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 आपका चलता चला जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि केवल इसमें टी नहीं है, बाकी सब में टी मौजूद है ना बेटा? है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, ये जो आपने डिफरेंशिएट वैल्यू निकाली, अब इस डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, हम t की वैल्यू रख देंगे, t इक्वल टू 0, ठीक है? तो t इक्वल टू हाँ, म्यू1 प्राइम आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मोमेंट मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्लियर? क्लियर? समझ गए? ये समझ आया? अब इसको बेटा अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, है ना? देखो, जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो क्या होगा, एक बार करने पे ये आया, ये वाला, है ना? तो यही जब 2 बार करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये t आपका खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा, है ना? तो चलिए अच्छा इसको देख लेते हैं क्या आता है। mxt अपॉन dt, यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, तो ये आपका 0 हो गया, तो मिला क्या? म्यू2 डैश, और यहाँ पे स्क्वायर है, ये आपका 6, तो 6 ये और 3 फैक्टोरियल 6 होता ही है ना बेटा? तो ये आपका t और म्यू3 डैश। अब इसके बाद आपका फिर आपके सारे जो है यहाँ पे 4 आया था, तो ये 12 टी स्क्वायर 4 फैक्टोरियल, है ना? तो ये आपके हो जाएंगे म्यू4 डैश, ऐसे डॉट 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 आप चलते जाओगे, तो इसमें बेटा फिर से आप क्या करो, एम एक्स टी स्क्वायर आप क्या रख दो, टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या रख दो, 0, है ना? तो जब 0 रखोगे तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो केवल आपको क्या मिला बेटा, म्यू2 डैश, व्हिच इज सेकंड मोमेंट, रॉ मोमेंट, दिस वन। क्लियर? तो देख रहे हैं हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से क्या निकाल ले रहे हैं, मोमेंट्स, है ना? तो अच्छा बेटा अगर हम इसको जनरलाइज कर दें ना, अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, मान लीजिए जैसे आपने हम लोगों ने अभी जनरलाइज लिखा, एम एक्स टी इज इक्वल टू, हमने लिखा इसको, हमने इसको लिखा आपका टी पावर आर, आर फैक्टोरियल न्यू आर डैश ना बेटा, यही लिखा मैंने, आर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है? तो अब इसको बेटा अगर हम सोच रहे हैं कि इसको कितनी बार डेरिवेट किया जाए, आर बार, है ना बेटा? आर बार अगर डेरिवेट करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, जैसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, आर टाइम्स ना बेटा, आर टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बचेगा सोचिए, यहाँ पे क्या बचेगा? ये पहले देखिए t को एक बार करेंगे तो आर टी पावर आर माइनस 1, है ना बेटा? बस यही डिफरेंशिएट होगा t, है कि नहीं? और तो कोई इसमें फंक्शन है नहीं, किसी और t का फंक्शन तो है नहीं, बस ये अकेले है, तो यही बार-बार डिफरेंशिएट होता होता चला जाएगा ना बेटा? तो ये आपका बेटा देखो जब डिफरेंशिएट हो जाएगा r टाइम्स,
तो पहले मैं देखो r-1 फिर r-2 r-3 तो इसका मतलब समझ रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? r, r-1 है ना? r-2 डॉट ये कहाँ तक होगा? 1 तक होगा फिर उसके बाद t आपका खत्म हो जाएगा, क्लियर है? और नीचे आपका r फैक्टोरियल है ही और फिर यहाँ पे बचेगा म्यू r डैश, है ना? बताइए। अब फिर उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है बेटा, जब इतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट वाली जो इससे बड़ी है, जो r से बड़ी वाली है, t पावर r+1 वाली, है ना? वो तो रहेगी, है कि नहीं? वो तो रहेगी, ठीक है? इसके बाद वाली जैसे जो t पावर r है, तो नेक्स्ट वाली कौन-सी थी? जैसे r आप r ये वाला तो आपका हो गया, ना? तो t पावर r+1 वाला तो अभी है ही नहीं, है ना बेटा? जैसे r फैक्टोरियल ये हो जाएगा और t अपॉन इसके जस्ट इसके बाद वाला यही होगा, r+1 फैक्टोरियल, है ना बेटा? और ये मोमेंट r+1 डैश, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब ऐसे ही ये प्लस आपका ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना? क्यों? तो अब देखो ध्यान से, ये जो r-1, r-2 प्लस ऐसे डॉट, तो ये आप देखना, ये आपका क्या बन जाएगा, ये r फैक्टोरियल हो जाएगा, यही होता है r फैक्टोरियल, है ना? तो ये डेल पावर r, डेल r, mx, डेल t r। अब यहाँ पे हम बेटा t इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 0, ना? तो ये आपका t यहाँ 0 आएगा, तो ये सब इसके बाद वाले टर्म्स सारे सब 0 हो जाएँगे, 0 हो जाएँगे और ये आपका r फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना? r फैक्टोरियल और ये आपका क्या है, म्यू r डैश, तो ये आपका कट जाएगा, तो केवल आपका क्या बचेगा बेटा, म्यू r डैश, ठीक है ना? तो देखो ये आपका एक जनरल रूल हो गया, ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया, जनरल, ये आपका रूल हो गया। ये आपका रूल हो गया कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आपके पास है ना बेटा? किसी रैंडम वेरिएबल का, ये क्या x आपका रैंडम वेरिएबल है। किसी रैंडम वेरिएबल का अगर आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो ठीक है? तो अगर आपको उसका मोमेंट चाहिए, है ना? कोई भी मोमेंट चाहिए, ठीक है ना? कोई भी मोमेंट चाहिए जैसे जैसे दूसरा, तीसरा, आपको कोई भी मोमेंट चाहिए बेटा, तो फिर आप क्या करोगे? जैसे मान लो हमको 5वाँ रॉ मोमेंट चाहिए ना बेटा, तो इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो 5 बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू जो आपको दिया हुआ है इसमें, विद रिस्पेक्ट टू t पावर 5 और यहाँ पे t इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है? बताइए पहले, क्लियर हुआ ये? अब इसी तरीके से आपको कोई भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो, कोई भी हो, है ना? जैसे आपको हमको चाहे जितनी टाइम्स आपको चाहिए, आप बस एक जनरल रूल यहाँ पे रख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। मान लीजिए एस टाइम आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करके एस टाइम डिफरेंशिएट करके टी इक्वल टू आप क्या रख दोगे 0, है ना बेटा? अब जैसे अब जैसे अब हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ना? तो अब हम कितना वो निकालें, है कि नहीं बेटा? बार-बार एक्स जैसे मान लीजिए एक्स आपका क्या है, कोई पर्टिकुलर पीडीएफ फॉलो कर रहा है ना? मान लीजिए आपका फॉलो कर रहा है, एक्स आपका फॉलो कर रहा है बेटा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या टी स्क्वायर फॉलो कर रहा है ना? एफ स्क्वायर फॉलो कर रहा है, टी फॉलो कर रहा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है ना बेटा? या या आपका गामा फॉलो कर रहा है, अल्फा, बीटा, है कि नहीं? या नॉर्मल फॉलो कर रहा है मान लीजिए, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, बीटा फॉलो कर रहा है, अल्फा, बीटा। तो अगर आपका एक्स बेटा जो रैंडम वेरिएबल है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और आपको उसका एक्स एक्स जैसे मान लीजिए आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू, है ना बेटा? नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर और कह दिया गया एग्जामिनेशन में कह दिया गया कि निकालिए इसका 4th रा मोमेंट निकालिए और आप निकालिए 5th रा मोमेंट निकालिए, अगर ये बोल दिया, है ना? तो आप क्या करोगे? तो
आपको क्या है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉपुलेशन है, सभी का मोमेंट जनरेटिंग जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है बेटा? एक होता है, यूनिक होता है ना? आपने आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है ना? यूनिकनेस मतलब हर इसकी एक ना प्रॉपर्टी है यूनिकनेस, है ना? यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कोई भी मॉडल है ना? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है मान लीजिए एफएक्स, तो ये जो अगर अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसका जो एमजीएफ होगा ना बेटा, इसका जो एमजीएफ होगा, जिसको हम लोग एमएक्सटी बोलेंगे, ये ये यूनिक होगा हमेशा, ठीक है? बस एक होगा, बस एक ही एमजीएफ होगा। जैसे आप जानते हो किसी भी चीज़ का अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे अगर आपका मान लीजिए कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें पैरामीटर थीटा है ना? तो थीटा के कई सारे एस्टिमेटर हो सकते हैं, है ना बेटा? बताइए, थीटा के कई सारे एस्टिमेटर हो सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, नहीं, 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 यूनिक नहीं, जैसे थीटा के कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, कई सारे एस्टिमेटर हो सकते हैं, जैसे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एस्टिमेटर, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, एफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना? लेकिन बेटा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सिर्फ़ एक ही होता है, ठीक है? समझ गए? इसीलिए मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है बेटा? एक होता है ना? तो चलो हम लोग जैसे किसी एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के देखते हैं, क्या आता है कि नहीं? तो आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। अच्छा, चलो बायनोमियल का ही देख लेते हैं क्या होता है ना? मान लीजिए एक्स फॉलो कर रहा है, आपका क्या फॉलो कर रहा है? बायनोमियल विद पैरामीटर n और p, ठीक है? और इसका रेंज क्या होता है बेटा? x इक्वल टू 0, 1, n ये होता है। तो अब हमको इसका एमजीएफ निकालना है, तो एमजीएफ हमको क्या पता है? ये क्या होता है? समेशन x इक्वल टू 0 से n यही होता है बेटा और e पावर px प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये होता है ना? तो हमको थोड़ा-सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो होता है nx और q पावर n माइनस x ये होती है प्रोबेबिलिटी ना बायनोमियल। तो हम क्या करेंगे? यही चीज़ इसमें पुट करेंगे, ठीक बेटा? तो ये आपका x इक्वल टू 0 से n e पावर tx और यहाँ पे n x और p पावर x q n माइनस x ना बेटा? इसमें देखो आप क्या करो, कुछ बाहर नहीं होगा, सारे देखो सभी में x इन्वॉल्व है ना बेटा? कुछ बाहर नहीं होगा, x इक्वल टू 0 से n। अब इसमें क्या करना है, हम देख पा रहे हैं p पावर x देखो हाँ, et को p के साथ हम लिख देते हैं, ठीक है ना? तो इन सबका पूरा मिला के पावर x हो गया और n माइनस x देखो etx को हम क्या लिख सकते हैं? et पावर x लिख सकते हैं? तो बस वही चीज़ यहाँ पे किया है ना? और बेटा और हमको पता है बायनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा a प्लस b पावर n होता है अगर, तो हम लोग इसको लिखते हैं n x a पावर x b पावर n माइनस x ना, ये हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन का रूल होता है, ठीक है ना? बस वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अरे! यहाँ समेशन लिखना भूल गए हम ना, यहाँ पे समेशन रहेगा x इक्वल टू 0 से n ये आपका होता है बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना? तो ये देखो, ये चीज़ देखो, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करा दो बेटा, तो देखो ये क्या बन जाएगा? p e पावर t प्लस q पावर n, है ना? तो देखो आपका एमजीएफ क्या आ गया बेटा? mx t आ गया? अब जैसे बेटा हमको मान लो हमको इसमें
फर्स्ट मोमेंट चाहिए, तो फर्स्ट रॉ मोमेंट, हाँ, फर्स्ट मोमेंट चाहिए और सेकंड रॉ मोमेंट चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं? तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है ना? mx दिस और दिस डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? n p e पावर t प्लस 2 n माइनस 1, और फिर इसका ये क्या हो जाएगा बेटा? इनटू p e पावर t। हुँ, तो इसमें बेटा अब क्या करेंगे? एक बारी और ये भी चाहिए ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं ना? तो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखते हैं अपने पास क्या मिलता है। तो इसमें देखो अब आपके पास 2 फंक्शन आ गए ना, एक t इसमें है और एक t इसमें है कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो एक बारी इसको इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको करते हैं ना, रूल होता है डिफरेंशिएशन का जो। हुँ, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? p e पावर t प्लस 2 n माइनस 2, है ना? फिर ये क्या बन जाएगा? p e पावर t, ठीक है ना? और p पावर p e पावर t ये आपका है ही, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना? ये आपका बन जाएगा स्क्वायर, p स्क्वायर, और ये आपका 2t, ठीक है? अब ये प्लस लिख दीजिए यहाँ पे, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? p पावर, हाँ, बोलिए बेटा। हाँ, p बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे केवल आपका हो जाएगा p e पावर 2t, है ना बेटा? अब सही है? अब इसे इसके बाद ये आपका हमने वैसे ही रखा, बस e पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जैसे है बस वैसे ही हो जाएगा e पावर t, ठीक? तो फिर आपका यहाँ पे अब क्या करेंगे? हमको म्यू 1 डैश चाहिए, है ना बेटा? म्यू 1 डैश, तो म्यू 1 डैश का मतलब क्या होगा? mx t अपॉन t, अरे t t इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसमें बेटा t इक्वल टू 0 रख दो, देखो क्या मिलता है? n मिलेगा p प्लस क्यू पावर n माइनस 1, और p e पावर 0 मतलब 1, है ना? अब देखो ये p प्लस क्यू लिखा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगी, तो मिलेगा क्या केवल? np। हाँ, और ये क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना? अब इस वाला जो दूसरा वाला है बेटा, उसमें देखो, इसमें अगर हम t इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? म्यू 2 डैश ना, सेकंड रॉ मोमेंट, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है? एनपी बाहर है, और ये आपका हो जाएगा n माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये t इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका ये भी 1, ये n माइनस 1 p हो जाएगा ना बेटा? और ये क्या मिलेगा? p प्लस q 1 हो जाएगा, e पावर 0 1, ये आपका। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं, तो इसमें, हाँ, हाँ, यस, यस, यस। नहीं, यहाँ पे बेटा हमने क्या किया? केवल इसको डेरिवेट किया ना? यहाँ नहीं, नहीं किया, देखो n माइनस, नहीं, ई पावर 2t, वो तो ई पावर टी उसके साथ रहेगा ना, तो यहाँ वाला जो मिलेगा p ई पावर टी, ये उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना बेटा, यहाँ से जो मिलेगा। हाँ। तो अब देखो ये आपका कैसा बन रहा है, हम लोग देखते हैं। np, अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, np माइनस p प्लस 1, ठीक है ना? तो ये आपका सेकंड मोमेंट आ गया। चलो वेरिएंस निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब सेकंड मोमेंट, सेंट्रल सेकंड मोमेंट निकाल लेते हैं ना, जिसको हम लोग क्या किससे जानते हैं? वेरिएंस के प्रकार से जानते हैं ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? म्यू 2 डैश म्यू 2 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एनपी
एनपी माइनस पी प्लस 1 माइनस एनपी ना बेटा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है? तो फिर हम देख लेते हैं क्या हमारा हो रहा है, बच रहा है एनपी स्क्वायर माइनस एनपी पी प्लस 1 यही होगा? यहाँ पे एनपी स्क्वायर फिर यहाँ पे एनपी हाँ, तो ये आपका हाँ, इसको जो है माइनस अगर कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 हो जाएगा, ना बेटा? तो ये आपका हो जाएगा p माइनस 1 अब सही है कि नहीं? या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करा देते हैं कि नहीं? एनपी एनपी स्क्वायर है ना? प्लस एनपी ठीक है? और ये आपका क्या हो जाएगा एनपी स्क्वायर ठीक है ना? ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा? देखो एनपी एनपी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एन2 कॉमन 1 माइनस पी, है ना? और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? एनपीक्यू लिख देते हैं इसको, है ना? तो ये आपका क्या आ गया? एनपीक्यू मतलब इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, देख रहे हो? इसका मतलब कि हमारा सही था प्रोसीजर, है ना? हमने डिफरेंशिएशन सही किया था। अब जैसे बेटा आपका बहुत होता है इसमें निकालने का, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बड़ा अलग-अलग कभी-कभी आपके सीएसआईआर के एग्ज़ाम में आपका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऐसे कोई दे देगा, ठीक है? जैसे ऐसे मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन दे देगा अजीब-सा, ऐसे दे देगा और उसमें आपका ये रहेगा ई पावर टी और फिर साथ में प्रोबेबिलिटी रहेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे इसका मतलब इसका इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर अगर ये आपका एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे अगर लिखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स पी एक्स ना इस तरीके का एग्जामिनेशन में आपका बेटा वो देगा, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन का एक्सप्रेशन देगा, है ना? तो उस ये दे देगा, फिर उसके बाद आपसे कहेगा, आप निकालो पीएमएफ ऑफ एक्स निकालो, ना? एग्जामिनेशन में पीएमएफ ऑफ एक्स निकालो, दूसरा क्वेश्चन बोल देगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो, है ना? और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो, इस तरीके का ये आपने देखा होगा क्वेश्चन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जैसे एक मैं एग्जांपल बना देता हूँ, उससे आप समझ जाएँगे। जैसे आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मान लीजिए दे दिया बेटा ई पावर माइनस एक्स बाई 2 ना? ई पावर माइनस एक्स बाई 2 और ई पावर एक्स बाई 2 या फिर इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स बाई 2 ठीक है? ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे दिया। तो कहेगा आप पता कीजिए इसका पीएमएफ क्या है? रैंडम वेरिएबल का, केवल रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ बता दीजिए। और दूसरा मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? तो फिर आप क्या अप्रोच रहेगा बेटा आपका लगाने का? हाँ, अब देखो बेटा ऊपर ऊपर वाला देखो ऊपर वाला। ये देखो ये इसके साथ क्या अटैच्ड है? प्रोबेबिलिटी ना बेटा? हर एक्स पे प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है ना? हर एक्स वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है। मतलब एक्स का जो रेंज होगा उसी हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना? है कि नहीं? एक्स की वैल्यू जो रखेंगे वही आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हम लोग अगर देखें ध्यान से तो हमको प्रोबेबिलिटी भी दिख रही है साथ में, है कि नहीं? अच्छा ये हमने एक्स लिख दिया है, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा टी, माइनस टी।
ये फंक्शन ऑफ टी होता है ना, ये फंक्शन ऑफ टी होता है ना। हमने यहाँ पे जैसे आपको मान लो केवल यही फंक्शन दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, इस तरीके का ई पावर टी और ई पावर दिस, ये आपको दे दिया जाएगा या फिर इसी फंक्शन को इस फॉर्म में दे दिया जाएगा। मैं थोड़ा-सा अब चेंज कर रहा हूँ ना, ई पावर माइनस टी, ठीक है? ई पावर माइनस टी अपॉन 4 या फिर इसको ऐसे लिख दो, ई पावर माइनस टी, ई पावर टी अपॉन 4 प्लस 1 बाई टी। ठीक है बेटा? ये आपका एक्सप्रेशन दे दिया, तो फिर अब आपसे पीएमएफ पूछेगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछेगा, तो कैसे बताओगे? थोड़ा अप्रोच कीजिए, बताइए। आपको इसमें देखो एक्स की वैल्यू भी दिख रही है साफ-साफ और प्रोबेबिलिटी भी दिख रही है। दिख रही है आपको? हाँ, तो बताइए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इससे पहले बताइए एक्स की वैल्यू क्या-क्या है इसमें? एक्स की वैल्यू। ऐसे सोचिए ई पावर टी एक्स होता है ना, तो यहाँ एक्स रहा होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई कि यहाँ माइनस टी हो गया, सोचिए। -1। अब एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है आपको 1/2 है ना बेटा? तो वहाँ पे ई पावर टी रहा होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो गई कि वो 1 हो गया, 0। तो आप इसको अगर चाहें तो 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई पावर ना, ई पावर 0 या फिर अगर आप चाहो ई पावर 0 या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ई पावर टी इंटू 0/2 लिख सकते हो, बताइए, है कि नहीं? आएगी तो 1 ही, 1/2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना? और e पावर t के साथ क्या है? 1, ठीक है ना? तो अगर इसको थोड़ा-सा और अच्छे से अगर लिखें मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन को, जैसे मान लीजिए ये इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से, तो e पावर माइनस t अपॉन 4 और फिर ये e पावर जो 0 वाला है, इसको लिख रहा हूँ, हाँ? e पावर 0 बाई 2 e पावर t बाई 4, ठीक है ना? तो देखो आपकी जब -1 है तो प्रोबेबिलिटी आपको साफ-साफ दिख रही है कितनी है। यहाँ पे x अगर -1 है बेटा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? साथ में देखो दिख नहीं रही है? 1/4 दिख रही है ना? जैसे पीएक्स जिससे वो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है पीएक्स 1/4 दिख रही होगी? 1/4 और 0 जब होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 और जब फिर 1 है तो कितनी है प्रोबेबिलिटी? 1/4 है ना? तो देखो आपका पीएमएफ मिल गया बेटा। तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल लो, क्या हो जाएगा? समेशन x इक्वल टू -1 से 1 है ना? px तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें मैं देख पा रहा हूँ इसका वैसे आएगा 0 है ना? क्योंकि रेंज ही रहता है -1 से 1। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1/4 फिर -1 के बाद 0 आएगा, 1/2 फिर 1, 1/4 तो ये आपका क्या बना? एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये आपका -1/4 आएगा और प्लस 1/4 ये आपका क्या हो गया बेटा? 0 ठीक है? समझ आया? समझ आया? अब ऐसे अब ऐसे मान लीजिए कि एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए x आपका यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 टू 1 ठीक है? तो और इसका बेटा जो रेंज है वो क्या होगा 0 से 1 है ना? इंटरवल जो है 0 से 1 और अगर हम आपसे कहें इसका mxt निकालिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसमें क्या होता है कंटीन्यूअस वेरिएबल के केस में ये आपका क्या होता है 0 टू 1 ई पावर टीएक्स एफएक्स यही होता है ना बेटा? ये आपका डीएक्स ठीक है? तो यहाँ पे हाँ,
यहाँ पे fx क्या हो जाएगा 1, है ना? ये आपका 0 e पावर dx दिस, है ना? तो ये आपका देखो क्या मिलेगा, e पावर dx अपॉन t, ये आता है 0 टू 1, है ना बेटा? तो ये क्या हो जाएगा, t e पावर t, x की जगह 1 जब रखेंगे तो e पावर t मिलेगा, है ना बेटा? और प्लस, अरे प्लस कह रहे माइनस, माइनस फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, e पावर 0 मतलब 1, है ना? अपॉन t, देखो, तो इसका मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अगर 0 1 है बेटा, तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर? अब ये तो है आपका एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने ले लिया। अगर हम एक जनरल ले लें, जैसे x फॉलो a b, है ना? जैसे और इसका रेंज इसमें क्या होता है, a से b, और इसका बेटा जो पीडीएफ होता है, वो होता है 1 अपॉन b माइनस a। तो इस केस में अगर इसका हम एमजीएफ निकालें, तो ये क्या हो जाता है आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स मीन्स ए से बी, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, है ना? तो अब एक बात बताइए, इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पीडीएफ है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं ना, बी माइनस ए, तो ए बी ई पावर टी एक्स, ठीक है? तो ये हमको क्या मिला बेटा, बी माइनस ए, और फिर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे ई पावर टी एक्स अपॉन टी, ये ए से आपका बी, है ना? तो इसको हम रख देंगे बेटा, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट टी 1 अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पे देखो चलो रख दो ई पावर टी बी माइनस ई पावर टी ए अपॉन टी, मिला? अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो आप टी बी माइनस ई पावर टी ए अपॉन टी बी माइनस ए, है ना? तो इसका अब ये देखो आपका ये जनरल हो गया ना बेटा। अब इसमें ए की अलग-अलग वैल्यू के लिए आप अपना, अगर ये आपको याद है ना? अगर ये आपको याद है फ़ॉर्मूला, अगर ये फ़ॉर्मूला आपको याद है, तो अब आपसे कोई भी यूनिफ़ॉर्म बोल दे, जैसे यूनिफ़ॉर्म 0 1 ही बोल दे, ना? तो इसमें डायरेक्टली क्या करोगे आप, ए और बी की वैल्यू रख दो, है नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी 1 हो जाएगा तो ई पावर टी, और ये 0 हो जाएगा, और ये आपका ये बचेगा, ठीक है ना? और फिर उसके बाद आप मान लीजिए यूनिफ़ॉर्म आपका दे दिया 4 5, है ना? 4 5 दे दिया, या फिर नेगेटिव रेंज ले लेते हैं थोड़ा-सा। मान लीजिए -2 से 2, ठीक है? तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt ई पावर, बी की जगह क्या रखेंगे बेटा 2, है ना? 2t, और फिर ये क्या हो जाएगा, -2t अपॉन t, और 2 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका क्या हो गया, 2t माइनस -2t, और ये आपका क्या हो जाएगा 4। समझ में आया? अब ऐसे कोई भी आप जनरल ले लो, है ना? अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है बेटा, मान लीजिए आपका एक्स फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? गामा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है? और इसका बेटा, इसमें जो रेंज होता है वो x ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो पता ही है। और इसका पीडीएफ लिखा जाता है बीटा पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा, है ना बेटा? x पावर अल्फा माइनस 1 ई पावर बीटा, ई पावर बीटा आपका क्या हो जाएगा, x, है ना? और ये ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब अगर हमें इसका एमजीएफ चाहिए बेटा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टीएक्स, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से इन्फिनिटी ई पावर टी एक्स और एफ एक्स, और ये आपका डी एक्स, ठीक ठीक।
तो हमारा बेटा इसमें क्या आ जाएगा एम एक्स टी इज इक्वल टू, अब इसमें जो पैरामीटर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना? बीटा पावर अल्फा दिस 0 से इन्फिनिटी ई पावर टी एक्स पावर अल्फा माइनस 1 ई पावर बीटा एक्स और डी एक्स, है ना? और ये आपका बीटा पावर अल्फा दिस, हाँ बेटा? ये 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर अल्फा माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा ई पावर, देखो इसको हम थोड़ा-सा अरेंज कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा बीटा माइनस टी और ये एक्स, देख रहे हैं? तो ये आपका क्या बन गया बेटा बीटा पावर अल्फा अपॉन दिस, क्या बेटा? अब देखो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो गामा फंक्शन अल्फा अपॉन बीटा माइनस टी पावर अल्फा, है ना? तो देखो ये आपका इससे कट जाएगा तो बचा क्या बीटा अपॉन बीटा माइनस टी ना, ये क्या बच जाएगा अल्फा, है ना? अब इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। बीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन, और अगर इसको और थोड़ा-सा मॉडिफाई करें तो ये आपका बन जाएगा टी अपॉन बीटा माइनस ना। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया 1 माइनस टी अपॉन बीटा पावर अल्फा, ठीक है ना? अब देखो ये कब आता है जब हमारा गामा फंक्शन कैसा है, जो उसमें इसके जो बीटा पैरामीटर है वो स्केल पैरामीटर नहीं है उसमें, है ना? लेकिन अगर उसमें जो पैरामीटर है बीटा अगर स्केल पैरामीटर हो मान लो, जैसे मान लो यही गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्फा शेप पैरामीटर है मान लो और बीटा आपका अगर स्केल पैरामीटर है ना, मैं यहाँ अगर इसको ऐसे लिख दूँ स्केल पैरामीटर, ठीक है ना? स्केल पैरामीटर है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा अब 1 माइनस बीटा टी पावर अल्फा। पहले बताइए ये समझ में आया? हाँ, बता रहे हैं देखो, अगर आपका बीटा स्केल पैरामीटर होगा ना बेटा, तो पीडीएफ आपका ऐसे हो जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा पावर अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस 1 ई पावर एक्स अपॉन बीटा, देख रहे हो? देखो इसमें बीटा कहाँ आ गया? एक्स अपॉन बीटा ना, इसी को क्या बोलते हैं? स्केल पैरामीटर, है ना? तो अब देखो, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो ये यहाँ पे इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो हमने निकाला है उसके हिसाब से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा 1 माइनस टी पावर मतलब टी अपॉन 1 अपॉन बीटा, यही आएगा बताओ। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते बीटा टी माइनस अल्फा, है कि नहीं? तो बस अब देखो अगर आपको ये मिल गया बेटा ना, तो अब आपसे कोई भी मोमेंट पूछ पूछ दे, म्यू1 पूछ दे, म्यू2 पूछ दे, आप सब निकाल ले जाओगे, है कि नहीं? चलो पहला निकालें? चलो म्यू1 डैश निकालते हैं क्या आता है। म्यू1 डैश निकालते हैं इसका, है ना? म्यू1 डैश डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएट आपका करते हैं, पहले म्यू1 डैश निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे एम एक्स टी अपॉन टी, क्या आ जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बेटा माइनस अल्फा 1 माइनस 1 माइनस बीटा टी माइनस अल्फा प्लस 1, है ना? और फिर 1 माइनस बीटा से 1 माइनस बीटा का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल माइनस बीटा, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे, अब हमको ये चाहिए ना म्यू1 डैश चाहिए, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा हाँ, इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू 0 पुट करो, देखो क्या आता है। ये जब t इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 पावर दिस, तो केवल क्या बचेगा 1 और ये माइनस बीटा और माइनस अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या हो गई म्यू1 डैश, क्लियर?
और फिर अगर मान लीजिए हमको म्यू2 डैश चाहिए, तो एक बार इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना बेटा? तो जैसे मान लीजिए म्यू2 डैश आपको चाहिए, म्यू2 डैश आपको चाहिए तो पहले आपके पास जो एक बार डेरिवेटिव वाला है उसको अच्छे से लिख देते हैं। तो ये क्या है अल्फा बीटा, ठीक है? 1 माइनस बीटा टी माइनस अल्फा प्लस 1। तो अब इसी को बेटा एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर क्या बचेगा अल्फा बीटा और माइनस अल्फा प्लस 1 और ये अल्फा प्लस 2 हो जाएगा ना? और ये माइनस बीटा, ठीक है? अब इसी में क्या कर देंगे बेटा t इक्वल टू 0 रख देंगे, है ना? है कि नहीं? t इक्वल टू 0 रख दो, देखो क्या मिलता है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और ये बेटा क्या हो जाएगा 1, है ना? देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखोगे 1 हो जाए 0 हो जाएगा और ये 1 माइनस 0 1। तो आपकी ये क्या मिल गई म्यू 2 डैश, ठीक है ना? तो चलो अब वेरिएंस भी निकाल लेते हैं ना, सेंट्रल मोमेंट निकाल लेते हैं म्यू 2। तो म्यू 2 क्या हो जाएगा बेटा म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू 1 डैश हमने क्या निकाला अल्फा बीटा, है ना? अल्फा बीटा ये निकाला है ना? यही निकाला ना अल्फा बीटा। तो अब इसमें देखो अल्फा बीटा आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन ले लो। अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना? तो अब देखो आपका क्या बचा अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस अल्फा बच रहा है। तो ये अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, तो आपका क्या बचा अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर और ये हमको पता है ये क्या होता है वेरिएंस, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना? समझ आया बेटा? नहीं बेटा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अलग होता है, वेरिएंस अलग होता है। अब जैसे अगर ये बीटा अगर स्केल पैरामीटर ना होता ना बेटा, तो आपका यहाँ पे मीन आ जाता अल्फा अपॉन बीटा और सेंट्रल मोमेंट आ जाता बीटा स्क्वायर आ जाता। अब चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा, है ना? पहला होमवर्क दे रहा हूँ आपको, असाइनमेंट समझ लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन ये है, आपको सपोज़ एक्स फॉलो नॉर्मल अ, म्यू सिग्मा स्क्वायर ना बेटा? तो आपको इसका एमजीएफ निकालना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल करके आपको म्यू आर डैश फाइंड आउट करना है, वेयर आर इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक? और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, एक्स फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन with parameter alpha and beta, obtain moment generating function, ठीक है? And from this obtain mu1 dash and mu2, ठीक है? या बस केवल आप ये obtain करना है आपको, वेरिएंस ऑफ x यूजिंग mgf, ठीक? ये आपके 2 असाइनमेंट, ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए? हाँ? ज़्यादा बड़े